Dear student, today our topic is deformities of skeleton. Skeleton का बिगाड़, उसमें खराबियां कैसे आती हैं और कौन कौन सी आ सकती हैं. हम कहते हैं कि deformities are of different types. That's like genetic, maybe genetic, यानी कि या तो वो जो खराबियां हैं skeleton की विरासती हो सकती हैं, पैदाइशी हो सकती हैं, हार्मोनल, या फिर बाद में हार्मोन्स की कमी बेशी से भी फॉल्ट आ सकते हैं. देन न्यूट्रिशनल, यानी कि अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, ग़िज़ा बेहतर नहीं है, जो चीज़ आपको चाहिए स्केलेटन के लिए अगर उसके अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है, न्यूट्रिशन अगर डेफिशिएंसी है, तब भी बिगाड़ आ सकता है. और लास्ट एक्सीडेंटल, यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है फिर भी आपके स्केलेटन के अंदर खराबी पैदा हो सकती है. तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से जेनेटिकली. जेनेटिक डिफॉर्मिटीज तो जेनेटिक है, हमने अभी कहा है कि जो बच्चा पैदा होगा विरासती तौर पर, पैदाइशी तौर पर पहले से मुतासर हो सकता है, या जब बच्चा मां के पेट में है वहीं पर भी उसके अंदर फॉल्ट आ सकता है. देन हम कहते हैं जेनेटिकली डिफॉर्मिटीज फर्दर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. नंबर 1, क्लेफ्ट पैलेट. क्लेफ्ट पैलेट का मतलब है तालू में चीरा या कटे हुए होंठ और कटे हुए तालू वाला बंदा जो है. अखबार में अब देखते हैं बाज़ औक़ात मैगजीन में दिखा रहे होते हैं कटे होंठों वाले या तालू वाले कटे हुए जो बच्चे हैं उसका ऑपरेशन किया जाता है. तो इसमें होता ये है कि होंठ, उस बंदे का ऊपर वाला होंठ वो क्लेफ्टेड होगा, वो दरमियान से कट हुआ होगा. ना सिर्फ उसका होंठ अपर लिप क्लेफ्टेड है, कटा हुआ है, बल्कि शुरू से लेकर आखिर तक जो तालू की हड्डी है उसमें परसिस्टेंट ओपनिंग यानी कि चीरा आपको नजर आएगा. जैसे मैं आपसे कहता हूँ ये तालू की हड्डी जा रही है, इसके दरमियान में ये आपको एक क्रैक नजर आ रहा है, तो उसमें क्रैक शुरू से लेकर आखिर तक होगा तालू का. तो उसका अपर लिप भी क्लेफ्टेड होगा और पूरी तालू की हड्डी है अपर, उसमें भी आपको ऐसे क्रैक सा एक ऐसे क्रैक नजर आएगा. इसे कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट. अब ऐसा हुआ क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? हर बंदे में तो नहीं होता, तो होता क्यों और किस में होता है? बाज बंदों में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होगा, पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला. मैक्सिला मीन अपर जा, पढ़ा था आपने, मैक्सिला अपर जा होता है, एंड पैलाटाइन और तालू की हड्डी. आसान ये हुआ कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी तो उस दौरान जब उसकी ये स्केलेटन बन रहा होता है तो उस दौरान अगर जो मैक्सिला है और पैलाटाइन है, ये दोनों हड्डियां जो हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर सही तौर पर आपस में ऐसे आकर ना मिले तो शुरू से लेकर आखिर तक गैप रह जाएगा, उसे कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट. तो क्या उसने कहा कि पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, यानी कि मैक्सिला अपर जा एंड द पैलाटाइन तालू की हड्डी फेल टू फ्यूज, ये आपस में सही तौर पर जुड़ती नहीं है. परसिस्टेंट ओपनिंग, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक ओपनिंग होगी बिटवीन द नेजल एंड द ओरल कैविटी. जो नेजल कैविटी है नाक वाली साइड, और ओरल कैविटी यानी कि जहां पे जुबान पड़ी हुई है, जहां चीजें चबाते हैं, ओरल कैविटी मुंह के अंदर की जगह. तो ऐसा जो बंदा होगा या बच्चा होगा उसकी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी में क्रैक आएगा, शुरू से लेकर आखिर तक चीरा होगा. हमारे यहाँ तो नहीं होता. अगर आप गौर करेंगे ना, आपका शीशे में मुंह खोल के देखना कि जो हमारा अपर जा है उसमें आपको दरमियान में एक हल्की सी लाइन या ऐसे हल्की सी आपको नरम नरम जगह नजर आएगी, शुरू से लेकर आखिर तक लाइन जा रही होगी. ये वही लाइन है जो मैक्सिला और पैलाटाइन के फ्यूज होने से यहां हमारे यहाँ तकरीबन बंद हो चुकी है. लेकिन जो क्लेफ्ट पैलेट बच्चा होगा उसमें ये क्रैक वाज़े तौर पर होगा, ये ओपनिंग शुरू से लेकर आखिर तक एक रह जाएगी, चीरा रह जाएगा. तो उसका नुकसान क्या है? इनहेलिंग फूड इनटू द लंग्स, यानी कि हम आमतौर पर चबाते हुए, गौर करना, खुराक को चबाते हुए, च्यू करते हुए सांस ले रहे होते हैं. लेकिन ऐसा जो बच्चा होगा जब चीजें चबा रहा होगा और साथ सांस भी ले रहा होगा
तो कुछ फूड पार्टिकल्स ओरल कैविटी से नेजल कैविटी में चले जाएंगे, मुंह से उसके नाक वाली साइड पर नेजल कैविटी में फूड पार्टिकल जा सकते हैं, जो इनहेलिंग से फूड पार्टिकल लंग में जा सकते हैं, आपको सफोकेशन हो सकती है, दम घुट सकता है, बंदा मर भी सकता है, या फिर शदीद किस्म का नमूनिया हो जाएगा, इंस्पायरेशन नमूनिया, इसका फॉल्ट आ रहा है। अब डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा जो बच्चा है तो उसे इसको बड़ा होने दें, जब वो 8-10 साल का होगा उसके बाद ऑपरेशन होगा, उसका जो अपर लिप क्लेफ्टेड है, अपर लिप में जो कट लगा हुआ है उसको स्टिचिंग से बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसके तालू में जो एक ओपनिंग आ रही है उसको स्टिचिंग करके ऑपरेट करके उसको मिला दिया जाएगा, उसकी ओपनिंग है बंद कर दी जाएगी। ये उसका ट्रीटमेंट है, इलाज है। आपने अभी सुना और देखा था कि सूरज ग्रहण लगा हुआ है। बूढ़ी जो औरतें घर में होती हैं वो कहते हैं भाई आप सूरज ग्रहण में बाहर ना आए, और खुसूसन जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसको मना किया जाता है कि आप सूरज या चांद ग्रहण में बाहर ना आए। क्यों? तो सही कह रही होती है, डॉक्टर भी आपसे कहता है, क्योंकि उस दौरान जो हार्मफुल रेडिएशन आ रही हैं अगर वो पड़ी उस एम्ब्रियो के ऊपर या फीटस के ऊपर, जो माँ के पेट के अंदर पलने वाला बच्चा है, अगर वहां पड़ी तो उसमें इस किस्म के फॉल्ट आते हैं। क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है या माइक्रोसेफेली हो सकता है, यानी कि उसका स्कल साइज छोटा हो सकता है, जिसे हम कहते हैं दौलू शाह का चूहा। दौलू शाह का चूहा जो है उसका स्कल साइज छोटा है, ना सिर्फ स्कल साइज छोटा है बल्कि ब्रेन का साइज भी छोटा हो गया है। तो ऐसा जो बच्चा होता है मेंटली और फिजिकली डिस्टॉर्ड है, रिटार्ड है, वो काम काज नहीं कर सकते, ये माइक्रोसेफेली है। देन कहते हैं अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द। अर्थराइटिस है जोड़ों का दर्द, ऑफ 100 डिफरेंट टाइप्स का है। ये इन्फ्लेमेटरी भी है, इनके इसमें सोजन भी होती है, और डीजनरेटिव हड्डियां ऐसा ऐसा गलती भी हैं या घिसती भी है। देन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, कॉमन क्रोनिक डीजनरेटिव आर्थराइटिस है। आमतौर पर जो आम जोड़ों का दर्द है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्रोनिक है, दायमी है, डीजनरेटिव है, इसमें जोड़ों की जो हड्डियां ऐसा ऐसा घिसती हैं वो कम हो जाती है, घिसना शुरू हो जाएंगी, और फिर रगड़ लगती है बोन्स की, शदीद किस्म की पेन होती है। तो उसने आपको बताया कि जो जेनेटिक डिफॉर्मिटीज हैं, मे बी क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोसेफेली, अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। हम चलते हैं आगे। अब है हार्मोनल, कि हार्मोन्स की कमी बेशी से भी फॉल्ट आ सकता है। उसमें एक बीमारी है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस इज द वीकनिंग ऑफ द बोन्स, बोन्स का वीकन हो जाना, कमजोर हो जाना। इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस in which more resorption of the bone, more resorption of the bone than the bone deposited। इतना मवाद बोन के ऊपर इकट्ठा नहीं होता जितना वहां से उतरता है। क्या वो कह रहे हैं कि ऑस्टियोप्रोसिस में बोन के ऊपर इतना मटेरियल, कैल्शियम या फास्फेट इकट्ठा नहीं होता जितना वहां से मवाद उतरता है, और हड्डियों के ऊपर से मवाद ऐसे उतरता है जैसे दीवार के ऊपर से पेंच उखड़ता है या दीवार से प्लस्तर उखड़ता है। तो बोन्स ऐसा ऐसा वीकन हो जानी है, ये ऑस्टियोप्रोसिस है। ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल कम होता जा रहा है। फीमेल में ऐसा हो रहा है, मोस्टली अकर्स इन द एज्ड वुमेन, बूढ़ी औरतों के अंदर ऐसा होगा, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन होते हैं ये आपको चलकर पढ़ाऊंगा हम चैप्टर 18 के अंदर, फिलहाल इसके पीछे ना पढ़ना। एस्ट्रोजन हार्मोन बूढ़ी औरतों में कम हो जाएगा, उसकी वजह से डिफॉल्ट आ सकता है, या फिर और फैक्टर भी हैं उन औरतों के अंदर। इनसफिशिएंट अगर एक्सरसाइज है, काम काज नहीं करती, सारा दिन चारपाई के ऊपर, बेड के ऊपर बैठी रहती हैं, मोटापे का शिकार हो जाएंगी, एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो सकता है। पुअर डाइट, या उसे खुराक बेहतर नहीं है, या खुराक के अंदर कैल्शियम प्रोटीन की कमी है, या फिर वो स्मोकिंग करती हैं, हुक्का वगैरह पीती हैं, फिर भी उनके अंदर ऐसा फॉल्ट आ सकता है। इसका इलाज है, एक इलाज ये है, उसको एस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगाते हैं, मसनूई तौर पर एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ाकर इस बीमारी के ऊपर काबू पाया जा सकता है। ये था हार्मोनल। तो हमने कहा डिफॉर्मिटीज के अंदर एक था जेनेटिक, नंबर 2 है हार्मोनल, और नंबर 3 आ रहा है न्यूट्रिशनल। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है,
खाना बेहतर नहीं है, फिर भी आ सकता है फर्क। तो नंबर 1 है ऑस्टियोमेल्शिया। ऑस्टियोमेल्शिया इज अ सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स। ऑस्टियोप्रोसिस था, याद करो, वीकनिंग ऑफ द बोन्स, और ऑस्टियोमेल्शिया ये सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स है, बोन्स का नरम पड़ना है। बोन रिसीव इनएडिक्वेट मिनरल्स, इनएडिक्वेट यानी कि कम मिकदार में, जितना चाहिए उतने वो मिनरल बोन्स को मिलते नहीं है, कम मिकदार में मिलते हैं। कैल्शियम नॉट डिपॉजिटेड, देन बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीक। यानी कि आपके खाने के अंदर या बच्चे की जो डाइट है उसके अंदर कैल्शियम अगर लेवल कम होता जा रहा है तो उस बच्चे की बोन सॉफ्ट और वीक हो जानी है। खसूसन जो वेट बेरिंग बोन्स हैं, यानी कि टिबिया वाली, पंडली वाली, वो खराब हो सकती हैं, टेढ़ी हो सकती हैं, वजन नहीं उठाएंगी, बच्चा या बंदा चल फिर नहीं सकता, चलने फिरने में दुश्वारी आती है। ये ऑस्टियोमेल्शिया है, याद करना। ऑस्टियोमेल्शिया और कैल्शिया यानी कि कैल्शियम लेवल डाउन होता जा रहा है। नंबर 2 हम कहते हैं रिकेट्स। इट इज अ डिजीज ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों में इब्तदाई स्टेज में ऐसा होगा उसके साथ। हैव बोर्ड कहते हैं प्याला नुमा, मुड़ जाना, बोर्ड शेप लेग्स एंड डिफॉर्म पेल्विस। ऐसा जो बच्चा होगा उसकी पेल्विस, कूल्हे वाली हड्डियां वो खराब हो जानी है, और जो उसकी पंडली वाली हड्डी है, टिबिया, वो टेढ़ी हो जाएगी। जैसे मैं आपको कहता हूँ, आमतौर पर हमारी टांगे ऐसे सीधी है, उसमें ऐसे बोर्ड शेप हो जाएंगे, प्याला नुमा हो जाना, टेढ़ी हो जाना। जब वो टेढ़ी होंगी तो साइज ऑटोमेटिकल कम हो गया है, पहले यूं थी साइज ज्यादा था, अब साइज टेढ़ा हो गया है। तो ऐसा जो बंदा होता है, दूर से उसकी टांगे ऐसे टेढ़ी होते, चलने में उसको ऐसे दुश्वारी पेश आती है, उसे तौर पर चल नहीं सकता, उसकी थाई भी ऐसे डिफॉर्म होती है, टेढ़ी होती है। ये रिकेट्स है। उसकी वजह क्या है? वजह ये आ रही है, काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम एंड विटामिन डी। उस बच्चे की डाइट के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी कम हुआ है, इसलिए हड्डियां उसकी, खसूसन पंडली वाली टिबिया, वो डिफॉर्म हो गई है, और उसका पेल्विस पूरा भी डिफॉर्म हो गया है। ये था न्यूट्रिशनल। तो हमने अभी तक पढ़ा, एक जेनेटिक है, नंबर 2 हार्मोनल, नंबर 3 न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल के अंदर फिर ऑस्टियोमेल्शिया और रिकेट्स हैं, और नंबर 4 आ रही अब एक्सीडेंटल। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है फिर भी पार्ट आ सकता है। उसमें नंबर 1 है डिस्क स्लिप, डिस्क का स्लिप हो जाना। डिस्क क्या होती है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मोरे हैं, ये मोरे हमारी रीढ़ की हड्डी के मोरे, उसमें लचक है, गैप है। वो गैप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके दरमियान में ऐसे कुशन लाइक या पैड लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है, जिसे हम कहते हैं वो डिस्क है। सेम इसी तरह जैसे मैं आपसे कहता हूं, ये शायद आपको चले, ये नजर नहीं आएगा, जैसे पेज है, इस पेज को यहां रखते हैं, ऐसे कुशन लाइक या पैड लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है, लचकदार होती है, उसे कहते हैं डिस्क। तो इसमें होता क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। तो डिस्क है, डिस्क है, बट इस कुशन लाइक है, पैड लाइक है। जैसे आजकल टाफियां आ रही हैं चॉकलेट वाली, बाहर से सख्त होती हैं और अंदर उसके चॉकलेट भरा होता है। जब हम उसे च्यू करेंगे, काटते हैं, तो फिर उस वक्त उसके अंदर से उसका चॉकलेट आहिस्ता से लीक होता है, निकलता है। सेम वो डिस्क लगी होती है, पतली सी होती है। अब अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई ट्रॉमा लगा है, ट्रॉमा चोट लगी है आपको, या आपके रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो डिस्क जो है रप्चर हो जाएगी, छोटी सी पतली सी होती है। डिस्क जो रप्चर हुई तो उसके अंदर से जो मवाद है उस चॉकलेट की तरह बाहर लीक हो जाएगा, और डिस्क ऐसे पिचकती है जैसे कि गुब्बारे में से आपने हवा को निकाल दिया हो। तो जब डिस्क पिचक जाएगी तो मोरे जाकर एक दूसरे टकराते हैं, तो लचक खत्म हो जानी है मोरों वाली। तो लचक खत्म होने की वजह से वो बंदा हिलने काबिल भी नहीं है, वो हिल भी नहीं सकता, चलना दूर की बात है, हिल भी नहीं सकता बंदा, उसका बड़ा मसला खराब होता है। तो फिर उसका एक तरीका ये भी है कि उसको निकाल कर वहां पर एक आर्टिफिशियल पैड या कुशन लाइक रबर की बना के लगा देते ताकि उसका काम काज चलता रहे। फिर कहते हैं कि अगर डिस्क को देखा जाए, कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, न्यूक्लियस पल्पोसस, यानी कि अंदर वाला हिस्सा, जैसे मैंने अभी कहा है चॉकलेट की तरह जो लिक्विड निकलता है वो समझे न्यूक्लियस पल्पोसस है।
This one is the inner semi-fluid. It acts like a rubber ball. रबर बॉल की तरह काम कर रहा होता है. Gives elasticity, वो लचक देता है, और compressibility और compression देता है. Compression ये है या compressibility ये है कि अपनी असली हालत में वापस आ जाना. जैसे हम भागते हैं, दौड़ते हैं, तो मोहरों के ऊपर दबाव पड़ता है. दबाव जो ही हटेगा, या आप ऐसे साकिन हुए, चलना आपने, भागना बंद किया है, तो वो दोबारा डिस्क दोबारा बहाल हो जाएगी, दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगी. जैसे स्प्रिंग है, दबा के छोड़ेंगे, दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगा. उसकी कंप्रेसिबिलिटी है. तो ये कंप्रेसिबिलिटी देती है न्यूक्लियस पल्पोसस वाला पोर्शन. और जो उस पैड की आउटर सरफेस है वो एनुलस फाइब्रोसस है. देखो, न्यूक्लियस पल्पोसस न्यूक्लियस है, वो मरकजी हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा है, तो सेमी फ्लूइड है, और वही इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी देता है. जो एनुलस फाइब्रोसस है ये उसका आउटर पार्ट है. और रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का रिंग सा बना हुआ है, हॉल सा चढ़ा होता है. और कौन सी कार्टिलेज है, नाम तो और करो आप, ये फाइब्रोसस है, फाइब्रो कार्टिलेज है, रेशेदार कार्टिलेज है. तो डिस्क की उसने स्ट्रक्चर बताई, उसकी अनाटॉमी बताई उसने आपको कि डिस्क होती कैसे है. अब आगे बयान करते हैं कि जैसे सीवियर ट्रॉमा, शदीद किस्म की अगर चोट लगी है, मे काज हर्निएशन. हर्निएशन यानी कि डिस्क का अपनी जगह से वो हट जाना, हर्निएशन होता है. फॉर एग्जांपल बेंडिंग फॉरवर्ड, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, रप्चर द डिस्क, आउटफ्लो ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसस. आपने देखा होगा जो वेट लिफ्टर होते हैं, जब कोई वजन वो उठाते हैं तो पहले उसने उस वजनी रॉड को पकड़ा, पकड़ने के बाद वो बैठेगा, थोड़ा सा उसको उठाएगा, चेस्ट तक लेकर आएगा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो खड़ा होगा, यानी कि वजन वो डाल रहा होता है घुटनों के ऊपर, फिर ऐसा सा खड़ा होगा. जब खड़ा हो जाएगा तो फिर चेस्ट के ऊपर जो रॉड था, अब उसको फुल बाजू से उठाकर ऊपर लेके जाएगा. बात समझिए है ना. यानी कि जब कोई हैवी चीज उठानी हो तो आप झुक कर खड़े खड़े ऐसे ना उठा दें. तो आप कोई जिम थोड़ी है. जब खड़े खड़े या बगैर अपने घुटनों को बेंड किए, बगैर घुटनों को मोड़े, जब आप हैवी चीज उठाएंगे तो उस वक्त जब आप सीधा होना शुरू करेंगे, सारा दबाव जाकर आपके मोरों के ऊपर पड़ेगा और जाकर डिस्क के ऊपर पड़ेगा. डिस्क रप्चर हो जाएगी और अंदर वाला न्यूक्लियस पल्पोसस एरिया और सारा आउटफ्लो कर जाएगा. बस उसके बाद आप खत्म है, हिल नहीं सकते आप. तो कंप्लीट बेड रेस्ट होगा. फ्रैक्शन उसको आप बांध के रखते हैं, और पेन किलर का इस्तेमाल होता है, इसका इलाज है. नेक्स्ट है स्पोंडाइलोसिस. स्पोंडाइलोसिस, इमोबिलिटी ऑफ द फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रे, यानी कि रीढ़ की हड्डी के मोहरों का फ्यूज हो जाना, आपस में मिल जाना, लचक का खत्म हो जाना, ये स्पोंडाइलोसिस है. जैसे वो कुबड़े होते हैं, कुब्बे या कुबड़े, तो बंदा कुब्बा जो हो चुका है, ये ना जाकर उसे कुब निकालना शुरू करता है, मैं कुब निकालता हूँ, तो बंदा मर जाएगा बेचारा. उसके वर्टिब्रे आपस में फ्यूज होते जा रहे हैं, लचक खत्म होती जा रही है, इसलिए बंदा झुकता जा रहा है. ये स्पोंडाइलोसिस है. शेटिका बड़ा मशहूर है, टांगों का दर्द है. टांगों का बड़ा शदीद किस्म का दर्द होता है ये. स्टैबिंग पेन क्या होती है, जैसे कुछ सुइयां चबो रहा हो या खंजर की नोक चबो रहा हो. ओवर द कोर्स ऑफ शेटिक नर्व, एक हमारी शेटिक नर्व होती है, बुटक्स में है. बुटक्स में शेटिक नर्व है जो आगे चलकर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है और फिर हर एक जाएगी एक एक लेग की तरफ. जैसे बच्चों मैं कहता हूँ आपसे, ये फॉर एग्जांपल बुटक है, यहाँ से शेटिक नर्व आ रही है, आगे चलकर 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर हर एक लेग की तरफ जाएगी. तो होता क्या है, अगर किसी तरीके से चोट लगी है, शेटिक नर्व यहाँ से डैमेज हो जाएगी. अगर यहाँ से डैमेज हुई तो दोनों लेग्स पैरालाइज मफलूज हो जाएंगी, बंदा हिल ही नहीं सकता. या अगर किसी तरीके से किसी एक साइड के नर्व डैमेज हुए तो एक लेग पैरालाइज हो सकती है. तो पूरी लेग के अंदर या दोनों लेग्स के अंदर ऐसे पेन होती है जैसे कोई सुइयां चबो रहा हो और बंदा मरता है. शदीद किस्म की पेन होती है और बंदा अपनी टांगे वगैरह धड़ हिला ही नहीं सकता. ये बड़ा शदीद किस्म का दर्द होता है. हुआ क्या है, इंजरी इन द प्रोक्सिमल शेटिक नर्व, वो जो शेटिक नर्व है बुटक से जब शुरू हो रही है, अगर शुरू से ही डैमेज हो गई है तो दोनों टांगे उसकी जाया हो सकती है. काज ड्यू टू फॉलिंग, बंदा गिरा है कहीं
हर्निएटेड डिस्क, या डिस्क उसके रप्चर हुए या हिल गई अपनी जगह से, फिर भी ऐसा होगा। इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन इनटू द बुटक्स, या अगर सही तौर पर बुटक्स में इंजेक्शन नहीं लगा, जैसे मासूम बच्चों को इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं? बुटक्स के अंदर। अगर वो इंजेक्शन, वो सुई जाके लगी उस शेटिक नर्व में, बस उस बच्चे की एक या दोनों टांगें जाया हो सकती हैं। आजकल डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों को जो टीका लगाते हैं बुटक्स में, बुटक्स की बजाय उसको थाई में लगाएं, यानी कि जो लेग का ऊपर वाला हिस्सा थाई, उसमें लगाएं, ताकि शेटिक नर्व डैमेज न होने पाए। इसका एक ऑपरेशन भी होता है, ऑपरेशन करने के बाद उसको आपस में मिला देते हैं शेटिक नर्व को, लेकिन ये बकायदा उसके इलाज नहीं है, आराम उसको आहिस्ता आहिस्ता आएगा। देन नेक्स्ट लास्ट है आर्थराइटिस, यानी कि जो एक्सीडेंटल थी डिफॉर्मिटीज, उसमें एक था डिस्क लिप, फिर स्पॉन्डाइलोसिस, शेटिका, और नंबर 4 आ रहा है आर्थराइटिस। यानी कि आर्थराइटिस जेनेटिकली भी है, विरासती भी है, या वैसे भी बंदे के अंदर फॉल्ट आ सकता है, एक्सीडेंटली भी हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी, सूजन हो जाना, सूज जाना, और डीजनरेटिव, या फिर हड्डियों का आहिस्ता आहिस्ता घिसना। डिजीज दैट डैमेज द जॉइंट्स रिजल्ट इन द पेन, स्टिफनेस, अकड़ा हो जाना, लचक का खत्म हो जाना, जोड़ों के दर्द वाली जगह सूज जाएगी, पेन होगी, और साथ उसमें अकड़ाव आ सकता है कि खराबी आ रही है। एंड अक्यूट फॉर्म, शदीद किस्म की जो खराबी है, काज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि बंदे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी जोड़ों का दर्द शुरू हो सकता है। मेम्ब्रेन लाइनिंग बिकम थिक, वो जो जोड़ों वाली जगह कल हमने पढ़ा था आपने किसको, वो पढ़ा था आपने सैनोवियल जॉइंट्स को। सैनोवियल जॉइंट में बाहर था एक लिगामेंट, अंदर एक मेम्ब्रेन थी, सैनोवियल मेम्ब्रेन। तो वही कह रहा है सैनोवियल मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी, रिड्यूसेस द फ्लूइड, अंदर जो फ्लूइड था सैनोवियल फ्लूइड वो भी कम हो जाएगा, और उससे फ्रिक्शन बढ़ती है, रगड़ ज्यादा लगती है, शदीद किस्म का जोड़ों का दर्द बढ़ता है। क्रोनिक आर्थराइटिस में भी दायमी जो है, शदीद जो है आर्थराइटिस, वो 3 तरह का हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, आम जोड़ों का दर्द, जिसमें पढ़ा था कि डीजनरेशन होती है। अच्छा, इसमें होता यह है कि हड्डियों के सिरे नंगे हो जाते हैं, क्योंकि हड्डियों के सिरों के ऊपर कार्टिलेज लगा होता है, वो घिस जाएगा, और शदीद किस्म का टकराव होगा बोन्स का, और पेन होती है। ये कौन है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमाटॉइड आर्थराइटिस, वैसे रूमाटॉइड आर्थराइटिस में क्या है कि हड्डियों के जोड़, या बल्कि हड्डियों के सिरे नंगे हो जाने, रूमाटॉइड के अंदर। रूमाटॉइड असल में आर्थराइटिस आपकी एल्बो के अंदर और आपके नी जॉइंट में होगा, कोहनी के अंदर और घुटने के अंदर ये शदीद किस्म का पेन होते हैं, और वहां पर जगह सूजती भी है, और हड्डियों के सिरे नंगे हो जाने हैं। यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आम जोड़ों का दर्द है। रूमाटॉइड में यूं कर लो कि उसके बोन्स के सिरे नंगे हो जाने, फ्रिक्शन ज्यादा होगी। और गॉटी आर्थराइटिस, गॉटी गंठिया का दर्द, गंठिया में जोड़ों के ऊपर स्वेलिंग होती है।